एक कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, अपनी बात चल रही थी कि इसमें क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये एंड कहां था, हाई पोटेंशियल, और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर अपन कितनी मान के चल रहे हैं। तो बताइए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, ई इज इक्वल टू वी बाई एल। ई होता है डीवी बाई डी आर, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। वी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है। मान लो ये 10 वोल्ट हुआ और ये हुआ 2 वोल्ट, तो आपको यहां लिखना है क्या, 8, ना 10 आएगा ना 2 आएगा, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो E इज इक्वल टू बताओ क्या हो गया, V बाई एल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। V क्या हो गया, हो जाएगा जो भी वायर आपने लिया उसके अक्रॉस पोटेंशियल के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, V, और उसका लेंथ क्या हो गया, L। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाई एल। हाँ जी, डेल V बाई डेल एल भी कर सकते हो, लेकिन V हम पोटेंशियल डिफरेंस पूरे चैप्टर में V चलता है, तो क्या लिखेंगे, V बाई एल। फिर एक हेडिंग आती है करंट डेंसिटी। अभी रुकिए एक मिनट, करंट, अब डेंसिटी वर्ड का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं बहुत अच्छे से सबके सब। डेंसिटी मतलब क्या होता है, कौन सी डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी बताना आपने। करंट डेंसिटी तो बोले कुछ होगी, करंट पर यूनिट लेंथ, या करंट पर यूनिट एरिया, या करंट पर यूनिट वॉल्यूम। किसी को बोलते होंगे करंट डेंसिटी, 3 टाइप की हो सकती है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट। इस चैप्टर में जो हमारे काम की है वो है करंट पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शन, पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट डेंसिटी सिंबल रहता है J, ठीक है, तो J हो जाएगा I बाई ए। बोले ठीक है, फॉर्मूले तो हम ऐसे ही जानते हैं कि डेंसिटी था तो डिवाइड में कुछ तो आना था, करंट डेंसिटी था तो करंट बाई लेंथ, एरिया, वॉल्यूम में से कुछ आना था, क्या आ गया, एरिया। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाती है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, उसको हम क्या बोल देते हैं, करंट डेंसिटी। डायग्राम तो बना ही लिया है आपने ऑलरेडी, बस ये E इक्वल टू V बाई एल लिख के करंट डेंसिटी हेडिंग लिखिए। E इक्वल टू V बाई एल लिख के हेडिंग लिखिए करंट डेंसिटी, और फिर करंट डेंसिटी में लिखिए करंट पर यूनिट एरिया या करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। आप लोगों ने कल के टेस्ट में स्कोर नहीं किया यार सही से, सिंपल लेवल का पेपर था, फिर भी बहुत सिंपल पेपर था कल का, तो थोड़े 150 के आसपास तो लाओ कम से कम फिजिक्स में, ऐसा पेपर आए तो 100 to 150। लाए जा सकते थे पेपर में, ऐसा कुछ भी नहीं था कि नहीं लाया जा सकता। अब संडे को देखते हैं। हो गया, करंट डेंसिटी J इक्वल टू I बाई ए। अब हम कुछ हेडिंग लिखना स्टार्ट कर रहे हैं करंट से रिलेटेड। पहली हेडिंग लिखिए रजिस्टिविटी ऑफ वायर। रजिस्टिविटी या फिर एक और नाम होता है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिख लेना। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर। सिंबल रहता है रो। रजिस्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? रो से। अभी आप लोगों ने देखा कि हम जब किसी वायर के अक्रॉस सोर्स कनेक्ट करते हैं तो सोर्स कनेक्ट करते हैं तो वायर में क्या आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड आने से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, इलेक्ट्रॉन का चलना करंट है। और करंट पर यूनिट एरिया को क्या बोला अपन ने? करंट डेंसिटी। तो जो रो होता है ना, रो बोले तो किसी भी वायर की जो रजिस्टिविटी होती है वो उस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड और
करंट डेंसिटी का रेशियो होता है। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए रेजिस्टिविटी का। इट इज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। इट इज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। अब E को लिख सकते हैं V/L और J को लिख सकते हैं I/A। लिख देते हैं, चलो V/L I/A। A ऊपर चले जाएगा। समझ में आ रहा भैया क्या चल रहा है? रो इक्वल टू क्या लिखा आपने? डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। इट इज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। बाद में छापना, पहले समझ लीजिए। इट इज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। रो इक्वल टू E/J। E को लिख दिया V/L, J को क्या लिख दिया I/A। तो फाइनली रो का एक रिजल्ट रेडी बताओ क्या हो गया? रो इज इक्वल टू VA/LI। ठीक है, अब आप सब लोग जानते हो V इज इक्वल टू IR। ये एक बहुत फेमस साइंटिस्ट देखे गए ये रिजल्ट, क्या नाम है? अरे ओम ने दिया था रिजल्ट। तो V/I को क्या लिख सकता हूं मैं? R। और आपको वहां V/I दिख रहा क्या? हाँ, तो रो को बताओ क्या लिख दूंगा मैं? ये V/I को R लिख देंगे, तो RA/L। और मान लो मुझे यहां से R ही निकालना हो गया, तो R निकालना हो तो बताओ क्या हो जाएगा? रो L/, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो L/A। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन है या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, R इक्वल टू रो L/A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। L क्या है? लेंथ ऑफ वायर। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। छापिए। आज पब्लिक ने बारिश की छुट्टी मना ली। पहले 4-5 दिन तक राखी की छुट्टी मनाई, आज बारिश की मना ली। कल 15 अगस्त है, परसों सैटरडे की मना लेंगे, फिर संडे आ जाएगा। कल छुट्टी आप लोगों की जानते होंगे आप लोग ये तो। हाँ, कोई झंडा लेके मत आ जाना इधर, बोलो चलो रैली निकालेंगे ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, रैली कौन निकालते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का काम है बंधे रहना अपने काम के प्रति। मतलब किसी के देश प्रेम को ठेस पहुंच रही तो एक अलग बात है, माफी चाहूंगा उसके लिए। ऐसा नहीं, मैं देशद्रोही व्यक्ति नहीं हूं, देशभक्ति होना चाहिए, लेकिन झंडा लेके घूमने को देशभक्ति नहीं बोलते हैं। बाइक लेके निकल गए, 300 का पेट्रोल जला दिया, घर वालों को आर्थिक नुकसान भी है और पर्यावरण खराब हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। वाहन कम चलाओगे तो इससे अच्छा घर में सो लेते, 300 रुपए घर के ही बच जाते पेट्रोल के, और एटमॉस्फेयर को भी सेव कर लेते थोड़ा सा। पढ़ना मस्त, एक दिन मिला है अच्छे से यूटिलाइज करना, जो कंटेंट आपका रह गया पीछे उसको। मतलब ऐसा होना चाहिए कि किसी कोई छुट्टी आए तो अपन जैसे 6 बजे जग रहे हैं तो बोले कल 5 बजे जगेंगे, 1 घंटा और पहले। ऐसा करना चाहिए 1 घंटा और पहले जग के पढ़ने बैठेंगे तो शाम को 8 बजे तक पढ़ेंगे, जो अपना शेड्यूल है कोचिंग का 8 से 8 का, ठीक है। और 5 से 8 में केवल लंच करने के लिए बीच में गैप लेंगे आधे घंटे का। बाकी रिमेनिंग टाइम 14-15 घंटे लगातार सेल्फ स्टडी करोगे तो 5-6 दिन की सेल्फ स्टडी को कवर करता है एक ही दिन। कुछ लोग इसको मौका समझ के भुनाते हैं और कुछ लोग मौका ही समझते हैं कि ठीक है सो लेंगे, एक दिन मिल गया, ठीक है। तो वो है, अब आप डिपेंड करता है आप इसको कौन सा मौका समझ रहे हैं, कि सोने का अच्छा मौका मिला या पढ़ने का अच्छा मौका मिला, वो आप लोगों पे निर्भर करता है। छुट्टियां यूटिलाइज होना चाहिए, मेरा ये मानना है। त्योहारों की छुट्टियां ठीक है, समझ में आता है, आप रक्षाबंधन पे घर गए भैया, वो टाइम यूटिलाइज करेंगे तो फिर मतलब जीवन में केवल पढ़ना ही सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जैसे 15 अगस्त कल की छुट्टी है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं,
आपको कहीं बुलाया तो वैसे भी नहीं होगा झंडा वंडा फहराने के लिए, ठीक है, इतने बड़े अपन हुए नहीं अभी, तो उतने बड़े अगर बनना है तो यूटिलाइज करो, तो बुलाएंगे लोग। बढ़ते हैं आगे। अभी R इज इक्वल टू रो एल बाई, ये रजिस्टिविटी हो गया। अगली हेडिंग लिखिए, अच्छा एक पॉइंट लिखिए इसमें रजिस्टिविटी में, रजिस्टिविटी के बारे में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि रजिस्टिविटी जो होती है ना वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मतलब रजिस्टिविटी को वायर के डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास एक 3 मीटर का कॉपर वायर हो या 6 मीटर का कॉपर वायर हो, दोनों की रजिस्टिविटी क्या आएगी? सेम। वायर का लेंथ आधा कर दो, वायर का लेंथ डबल कर दो, वायर को थिन कर दो, वायर को थिक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया बदल दो, लेंथ बदल दो, कुछ भी कर दो, रजिस्टिविटी को कभी कोई फर्क। तो इसके फॉर्मूले में तो आ रहे हैं, एल भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, फॉर्मूले पे मत जाइए आप, क्वांटिटी समझिए। रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ वायर। वायर के डायमेंशन पे चीज डिपेंड नहीं करती। कॉपर का वायर छोटा हो या बड़ा हो, इंपोर्टेंट है कॉपर, कॉपर की रजिस्टिविटी सेम होगी। हाँ, कॉपर के कंपेयर में एल्यूमिनियम का रजिस्टिविटी डिफरेंट होगा, कॉपर का कुछ और होगा, एल्यूमिनियम का कुछ और होगा, वो एक अलग चीज है कि मटेरियल चेंज होगा तो फिर वैल्यू बदल जाएगी। दूसरा, रजिस्टिविटी को बदलने का दूसरा तरीका है टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बदल दीजिए। कॉपर वायर का ही 30 डिग्री सेल्सियस पे रजिस्टिविटी कुछ और होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और। बात समझ में आ रही क्या? कॉपर में भी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन फिर टेम्परेचर में वेरिएशन लाना पड़ेगा। तो रजिस्टिविटी दो चीजों से बदली जा सकती है, या तो मटेरियल बदल दो या टेम्परेचर बदल दो। तो लिखिए, रजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, resistivity is a property of material does not depends on dimensions of wire। तो जाएगा पक्का कहीं ना कहीं तो कल। डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ वायर। अगली लाइन में लिखिए, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दूसरी हेडिंग लिखिए, कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, या रजिस्टिविटी ऑफ वायर ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मतलब केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है यार, ये याद रखना है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ वायर पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी सिंबल रहता है सिग्मा। रजिस्टिविटी का रो था, कंडक्टिविटी का क्या आ रहा है? सिग्मा। कंडक्टिविटी सिग्मा, बहुत सिंपल है ये तो। सिग्मा पता क्या होता है? 1/ρ। जो रजिस्टिविटी है उसका रेसिप्रोकल क्वांटिटी को क्या बोल देंगे हम? कंडक्टिविटी। तो लिखिए, इट इज अ रेसिप्रोकल क्वांटिटी ऑफ रजिस्टिविटी। इट इज अ रेसिप्रोकल क्वांटिटी ऑफ रजिस्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी उसका नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी का एक और नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और कंडक्टिविटी दो नाम है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या लिखा? इट इज अ रेसिप्रोकल क्वांटिटी ऑफ रजिस्टिविटी। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। सिग्मा इक्वल टू, अब जब रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती डायमेंशन पे, तो कंडक्टिविटी भी डिपेंड नहीं करेगी किस पे? डायमेंशंस पे। रजिस्टिविटी अगर डिपेंड नहीं कर रहा है डायमेंशन पे, तो कंडक्टिविटी भी डिपेंड नहीं करेगा किस पे? डायमेंशंस ऑफ वायर पे। वो भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होगी। भाई जब रो नहीं बदलेगा तो 1/ρ कैसे बदलेगा? जब रो ही नहीं बदलेगा तो 1/ρ तो नहीं बदल पाएगा ना। 1/ρ तो तब बदलेगा जब रो बदले।
हाँ ना, तो जैसी चीजें आपने किसके लिए पढ़ा, रेजिस्टिविटी के लिए, सेम चीजें किसके लिए आएंगी, कंडक्टिविटी। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ वायर, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सारी कहानी वैलिड है। अब आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, आर इज इक्वल टू क्या देखा आपने, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। और आप लोग जानते हो रो को मैं लिख सकता हूं 1/सिग्मा। रो को क्या लिख सकते हैं, 1/सिग्मा। तो एक फॉर्मूला और हो गया ना, एल बाई सिग्मा है, एल बाय, छापिए। आप जानते हैं, क्या जानते हो आप, आर इक्वल टू रो एल बाई है। तो रो को 1/सिग्मा लिख दूंगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, एल बाई सिग्मा है। अगली हेडिंग लिखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आता है आप लोगों को, अरे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है क्या, पढ़ा दिया ना। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के तरीके थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। कॉम्बिनेशन दोनों में से कुछ एक मिलेगा, कौन सा, या तो सीरीज या पैरेलल, और दोनों में से कुछ भी पूछी जा सकती है, कौन, कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो। कुछ लोग जो है 2-3 फॉर्मूले रट के रख लेते हैं कि बस ये इनमें से ही कुछ आएगा, या नहीं। आपको बेसिक समझना है इनका, कुछ नहीं करना होता, बहुत सिंपल है। आपको क्वेश्चन रेजिस्टेंस से स्टार्ट करना होता है। आप बोलोगे वैसा क्वेश्चन बनाएंगे। बताओ रेजिस्टिविटी पे फ्रेम करें या कंडक्टिविटी पे, कंडक्टिविटी, ठीक है। सीरीज या पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनने बोला है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 वायर है भैया, ये पहला वायर और ये दूसरा वायर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज आपको हमेशा सेम मिलेगी, दोनों वायर का लेंथ आपको सेम मिलेगा। दोनों वायर का लेंथ हमेशा क्या मिलेगा, पक्का आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा तो दोनों वायर का लेंथ सेम मिलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा तो दोनों वायर का एरिया सेम मिलेगा, ये फिक्स है। इनने बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने दोनों वायर को पैरेलल में जोड़ लिया और दोनों का एरिया मैंने डिफरेंट रखा है। एक का एरिया देखिए कुछ और है और एक का एरिया कुछ और है। एरिया मैंने दोनों का क्या रखा है, डिफरेंट, ठीक है। अब नॉर्मली होता क्या, आपके लेवल पे जब क्वेश्चन आता है तो ये एरिया भी क्या मिलता है, सेम, ठीक है। लेकिन मैंने डिफरेंट मान लिया। अब चलो डिफरेंट में ऐसा कर लेता हूं मैं कि इस एरिया को मान लेता हूं ए और इस एरिया को मान लेता हूं 2a, चल जाएगा। या a1 a2 लिखे, a1 a2 भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है। एक का एरिया क्या मान लिया मैंने, a, और एक का एरिया क्या मान लिया मैंने, 2a, और दोनों ही वायर का लेंथ जो है वो कितना था, l। अब मैं क्या, मैं ऐसा मान के चल सकता हूं कि दोनों ने मिलकर एक वायर बनाया, इक्विवेलेंट वायर। जिस इक्विवेलेंट वायर का एरिया कितना है, 3a, लेंथ कितनी है, l। इनने बोला कि सर क्वेश्चन कंडक्टिविटी पे पूछना, तो इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 और इस वायर की सिग्मा 2 और इस वायर का सिग्मा इक्विवेलेंट, वही तो निकालना है। इसी वायर का ही तो निकालना अपने को, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो निकालना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 वायर का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या आएगा, वही तो हमारा क्वेश्चन है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए क्या करना है। दोनों वायर जोड़ लिए, एरिया एक का a था एक का 2a था, तो कितना हो गया 3a। मान लो a1 a2 दिए होते तो यहां कितना हो जाता है, a1 प्लस a2, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, पक्का, ये कर लिया। अब आपको मैं फिर बता दूं, कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन आए या रेजिस्टिविटी पे, आप स्टार्ट कहां से करेंगे, रेजिस्टेंस से। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है रेजिस्टेंस का, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस, क्वेश्चन आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो मैं लिखता R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस, इस वायर का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया R1, इस वायर का मैंने मान लिया R2, और इस वायर का क्या मान रहा हूं मैं, जो प्रोडक्ट बाय सम होता है, डायरेक्ट भी अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं। अब आपको R को लिखना है, R को 2 चीजें लिखी जा सकती है, रो एल बाई ए या फिर एल बाई सिग्मा है। यहां क्या लिखना पड़ेगा आपके हिसाब से,
सीधी सी बात है, सिग्मा पे क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे, एल बाई, बताओ इक्विवेलेंट लेंथ कितना है, इक्विवेलेंट वायर का लेंथ एल। अरे भैया इक्विवेलेंट वायर ये है जिसका लेंथ कितना है एल, सिग्मा कितना है एल बाई सिग्मा है, ऊपर चले जाएगा नहीं भैया, रेजिस्टेंस क्या होता है एल बाई सिग्मा है, सिग्मा है कहां चले जाएगा ऊपर, क्या लिखूंगा सिग्मा इक्विवेलेंट। और एरिया कितना है इक्विवेलेंट वायर का, ये समझ में आया, इक्विवेलेंट वायर का डेटा लिख दिया। R1 वो ऊपर वाले वायर के लिए लिखना है, बताओ लेंथ कितनी उसकी L, सिग्मा कितना है उसका सिग्मा 1, एरिया कितना है 2a, क्लियर है क्या। R2 लेंथ कितनी उसकी भी L, सिग्मा 2 और एरिया कितना है a, इसका एरिया कितना है a। अब आप देख पा रहे हैं कि a बाई एल जो है वो सब में है, तो कॉमन आगे क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या सिग्मा इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई ये 3 आ जाएगा यहां, बस हो गया। एक का सिग्मा 1 एक का सिग्मा 2 दिया रहा है, एक का एरिया एक का 2a हो, तो इस तरीके से निकालना है। कितना निकला 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 3, ये निकल गई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसकी। अब मैं आपको फिर बता दूं, आप बुक्स में जब क्वेश्चन करोगे तो दोनों का कंडक्टिविटी जो है आपको वो सॉरी दोनों का जो एरिया है वो आपको सेम मिलेगा, तो एरिया मिलेगा ए और ए, तो ये जो यहाँ 2a आ रहा है सिग्मा 1 2a, वो 2 नहीं आएगा, क्या आएगा a आएगा, और वहां जो 3a आ रहा है वो क्या आएगा 2a आएगा, तो आंसर आता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। ये आपने किया होगा क्वेश्चन कभी, ये देखा होगा कभी, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 छापिए। हो गया, हो गया क्या, लिखिए क्वेश्चन। टू वायर्स ऑफ लेंथ L and 2L, two wires of length L and 2L are connected in series. Two wire of length L and 2L are connected in series and their resistivity are rho 1 and rho 2, and their resistivity are rho 1 and
रो टू, calculate and their resistivity are rho 1 and rho 2. Calculate equivalent resistivity of wire. Calculate equivalent resistivity of wire. हो गया? क्या आ रहा? रो 1 प्लस रो 2 बाई 3, रो 1 प्लस 2 रो 2 बाई 3. टू रो 1 प्लस रो 2 बाई 3, रो 1 प्लस 2 रो 2 बाई 3. देखिए भैया, दो वायर है, एक वायर का लेंथ कितना है L, और एक और वायर है इसके साथ जुड़ा जिसका लेंथ कितना है 2L. तो इक्विवेलेंट वायर का कितना हो गया 3L. हाँ ना, मैंने बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन में एरिया इसका भी है, इसका भी है, और दोनों जुड़ के जो वायर बनाएंगे उसका भी है. इक्विवेलेंट एरिया यही मान के चलेंगे. ये रो 1 और इसका क्या बताया था रो 2. अब क्या करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2. सीरीज में ये ध्यान रखना पड़ेगा. अब R को क्या लिखेंगे रो L बाई ए, रो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लेंथ 3L डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट एरिया A. R1 मतलब इसका लिखना अकेले का, ये वाले वायर का, तो क्या लिखेंगे रो 1 L बाई ए प्लस R2 मतलब इसका लिखना है रो 2 2L बाई ए. L बाई ए जो है वो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो रो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो 1 प्लस 2 रो 2 बाय दो क्वेश्चन करना जल्दी फटाफट. और लिखिए, टू वायर्स ऑफ रेडियस R एंड 2R, स्मॉल r लिखना, टू वायर्स ऑफ रेडियस R एंड 2R, ये रेडियस स्मॉल r में लिखना. टू वायर्स ऑफ रेडियस R एंड 2R and equal length are connected in parallel, and their resistivity are rho 1 and rho 2, are connected in parallel and their resistivity are rho 1 and rho 2.
कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। निकल जाना चाहिए इतने देर में इनसे। थ्री रो वन प्लस 6 रो 2 बस। बाकी लोगों का हो गया। फाइव रो वन रो 2 बाई रो 2 प्लस 4 रो 1 शायद। देखिए मैं बता देता हूं, दो वायर हैं, दोनों के लेंथ सेम है, लेकिन रेडियस एक का आर है और एक का एरिया हो जाएगा ए, एक का एरिया हो जाएगा 4 है, क्योंकि एरिया रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर होता है, तो रेडियस अगर डबल होगी तो 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, एरिया कितना हो जाएगा 4 टाइम। मैं रेडियस लेके नहीं चल रहा हूं, यहीं से सीधे क्या लेके चल रहा हूं एरिया, और लेंथ क्या मान लिया मैंने इसका L। यहां रेजिस्टिविटी रो 1 और यहां आया समझ में कि नहीं आया। एक का एरिया A मान लिया, एक का क्या मानना पड़ा 4 है, रेडियस डबल तो एरिया 4 टाइम। सीधे भैया अभी आप एरिया A1 A2 लिखोगे, फिर एक A को लिखोगे पाई आर स्क्वायर, एक को लिखोगे पाई 2R का होल स्क्वायर, फालतू क्यों पाई को बीच में लेके आना, उससे बेटर है सीधे एरिया लिखो, एक का A और एक का 4 है, कोई दिक्कत ही नहीं।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बोलो क्या बनेगा, 1/r1 प्लस 1/r2। r को वही लिखेंगे रो एल बाई ए, तो r को बताओ क्या लिखूंगा मैं, रो इक्विवेलेंट एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट एरिया बनेगा 5 है। अरे a प्लस 4 है, कितना हो जाएगा 5 है। फिर इसको भी लिखेंगे रो एल बाई ए ऊपर जाएगा तो a तो यहां आ जाएगा और रो 1 और लेंथ कितनी l, और उसका एरिया कितना हो जाएगा 4 है, रो 2 और लेंथ वही है l, रो एल बाई ए लिख दो। ठीक है, एक का एरिया ए, एक का एरिया क्या लिखना है 4 है। अब क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ए बाई एल सब में से कॉमन, तो 5 बाई रो इक्विवेलेंट इक्वल टू एलसीएम बताओ, रो 1 रो 2 इधर रो 1 उधर, तो रो 2 प्लस रो 1 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 रो 1। ठीक है, तो रो 2 प्लस 4 रो 1 डिवाइडेड बाई रो 1 रो 2 इक्वल टू 5 बाई रो इक्विवेलेंट को इधर भेज दो, रो 1 रो 2 को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो बताओ फाइनली रो इक्विवेलेंट इक्वल टू 5 रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाई 4 रो 1 प्लस रो 2, या रो 2 प्लस 4 रो 1, जो भी आप बोल रहे हो, यही था। दो हेडिंग डन होती है यहां पे अपनी, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, रेजिस्टेंस। कल से कंटिन्यू करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो भी आप लोगों ने डाली है, रेजिस्टेंस। इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी डायरेक्ट, कल इस पे बात करेंगे सब, कब वेरिएशन आती, कब कितना होता है, कब घटेगा, कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, सारा डिस्कशन कल करेंगे अपन इस पे।